हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 17 के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, यानी HX बनाते हैं। लेकिन जो इनकी हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी है, या फिर कहें हाइड्रोजन के साथ इनकी कंबाइन करने की जो एबिलिटी है, वो फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप घटती चली जाती है। सिंपल शब्दों में कहें, जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ तेजी से कंबाइन करता है, क्लोरीन उससे थोड़ी कम रेट से कंबाइन करेगा, और जो आयोडीन है वो सबसे स्लोली कंबाइन करेगा। यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की इनकी जो एबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है। बाकी ये सभी रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड जरूर बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोएलिक एसिड। और जो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं, यानी HX बनते हैं, ये वाटर में अगर इनको डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर गिवन इन टेबल 7.9। अब जो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी 7.9 में दी गई है, इस टेबल में दी गई है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड वेरीज इन द ऑर्डर HF स्मॉलर देन HCl, स्मॉलर देन HBr, स्मॉलर देन HI। तो ये सबसे पहले दी गई है एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, HBr उससे कम, HCl उससे कम और HF सबसे कम एसिडिक होता है। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले समझिए एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है। जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो H पॉजिटिव आयन तेजी से प्रोड्यूस कर दे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? जो हाइड्रोजन आयन तेजी से डोनेट कर दे, तेजी से प्रोड्यूस कर दे। तो आपको पता है हमारे पास हैलाइड हैं HF, HCl, HBr, HI। और आपको पता है डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो एटम का साइज, हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। इसमें से जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे कम, आयोडीन है उसका साइज सबसे ज्यादा। तो अगर हम बनाएं HF, हाइड्रोजन का साइज इतना, फ्लोरीन का साइज इतना, HCl हाइड्रोजन का साइज उतना ही रहेगा, क्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा, HBr हाइड्रोजन का साइज उतना ही रहेगा, Br का साइज बढ़ जाएगा, HI में हाइड्रोजन का साइज उतना ही रहेगा, आयोडीन का साइज और बढ़ जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है। और आपको पता है ये इनकी होगी बॉन्ड लेंथ, यानी फ्लोरीन के न्यूक्लियस से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हाफ होता है बॉन्ड लेंथ। यहां पर यहां पर इस तरीके से Br का साइज बढ़ा, इसी तरीके से आयोडीन का साइज बढ़ा। अब आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, डाउन द ग्रुप आने पर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती चली जा रही है, आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड वीक होता है। जितना स्मॉल बॉन्ड होता है, जितना छोटा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना लार्ज बॉन्ड उतना ज्यादा वीक बॉन्ड। तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं, यहां पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा लार्ज है, यानी ये बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका बॉन्ड सबसे स्मॉल, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो यहां से इस वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। वीक बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन आसानी से प्रोड्यूस कर देगा। और ये H पॉजिटिव आयन अगर आसानी से प्रोड्यूस कर देगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव आयन आसानी से दे। HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि बॉन्ड लेंथ स्मॉल है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा तो ये H पॉजिटिव आयन आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी लो होगी, ये
वीक एसिड होगा। तो हमने देखा ऊपर से नीचे की ओर आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। एटम का साइज बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयन बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से टूटकर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन्होंने दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगला दिया गया है स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द ऑर्डर। जो हैलाइड की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज होती है, घटती है। HF सबसे ज्यादा स्टेबल, HI सबसे कम स्टेबल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है। यहां पर देखिए ऊपर से नीचे की ओर आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है। HF 574 किलो जूल पर मोल, फिर घटी और सबसे कम HI की। और आपको पता है अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है तो बॉन्ड वीक होता चला जाता है। अगर HF के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। HI के बीच में वीक बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहां पर स्मॉल होता, साइज भी स्मॉल एटम का, बॉन्ड लेंथ स्मॉल, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। HI में आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। तो HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा एनर्जी लगेगी, HI वीक बॉन्ड तो कम एनर्जी लगेगी। ऊपर से नीचे की ओर आने पर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी घट रही है, क्योंकि इसको हम अगर आसानी से तोड़ देंगे तो ये कम स्टेबल होगा। इसको अगर तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ? HF सबसे ज्यादा स्टेबल, HCl उससे कम, HBr उससे कम और HI सबसे कम स्टेबल। क्योंकि HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। ये वीक बॉन्ड होता है क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है, वीक हो जाता है, और तो HI को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आपको याद रखना स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। ज्यादा एनर्जी इसकी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, कम एनर्जी इसको लगेगी तोड़ने के लिए तो ये सबसे कम स्टेबल। अब बात करते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो HF का मेल्टिंग पॉइंट 190 केल्विन, HCl का 159, HBr का 185 और HI का 222। तो इससे हमें यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पता लग गया। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद 190 HF का, उसके बाद HBr का 185 HBr और सबसे कम HCl, यहां पर HCl। अगर हम अभी HF को छोड़ दें, HF को अभी कंसिडर नहीं कर रहे, HF को छोड़कर अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो यहां पर आप देख सकते हैं तीनों में कंपैरिजन करने के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इसका कम, फिर बढ़ा, तो तीनों में डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम HF की बात करें, HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आपको पता है जो HF होता है उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है हाइड्रोजन के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होती है। और जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ही बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहां पर क्या होगा, HF के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन भी है और पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, फ्लोरीन भी है। तो ये क्या होगा, यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में ये इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये HF का एक मॉलिक्यूल, ये HF का एक मॉलिक्यूल, इसको मैं यहां पर अच्छी तरीके से बना देता हूं। तो इस तरीके से इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में और फ्लोराइड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी।
और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ना तो HCl में होगी, ना HBr में होगी, ना HI में होगी, या फिर होगी तो बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है लगभग ये। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का मेल्टिंग पॉइंट HCl और HBr से भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं, HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनका तो हमें पता लग गया, HCl और HBr से HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। लेकिन HI में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, फिर भी HI का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HF से ज्यादा क्यों है? क्योंकि HF दूसरे नंबर पर आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर हम जब जाते हैं तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन आपको पता है जनरली सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि जब हमने इनकी स्टेट पढ़ी थी तो ये गैस थे दोनों। ये यहाँ पर ब्रोमीन जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आपको पता है जब ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयोडीन का एक तो साइज बढ़ रहा है, ऊपर से आयोडीन सॉलिड भी है। आयोडीन का एक तो साइज बढ़ा यानी एटॉमिक मास बढ़ा, एटॉमिक मास बढ़ा तो ऊपर से ये सॉलिड फॉर्म में भी है। तो इसी सॉलिड इफेक्ट के कारण, आयोडीन के सॉलिड इफेक्ट के कारण जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है HI का वो HF से ज्यादा हो जाता है। इन तीनों में तो लगेगी, इन तीनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, HF का मेल्टिंग पॉइंट HBr और HCl से भी ज्यादा होता है। इन दोनों की कंपैरिजन करें तो HBr का एटॉमिक मास ज्यादा होता है HCl के कंपैरिजन में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है। लेकिन HI का HF से ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू सॉलिड इफेक्ट। एक तो आयोडीन का साइज बढ़ जाता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, दूसरा आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है और जो सॉलिड होगा ऑब्वियसली उसका आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ड्यू टू सॉलिड इफेक्ट ये पूछा जा सकता है, आयोडीन के सॉलिड इफेक्ट के कारण HI का मेल्टिंग पॉइंट HF से भी ज्यादा होता है। HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट HF से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसमें देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट में यही ऑर्डर होगा, बस ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, इंटरचेंजिंग हो जाएगी। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। अगर हम HF को छोड़कर इन तीनों की कंपैरिजन करें तो इन तीनों में जो आयोडीन का मोलर मास है वो सबसे ज्यादा, यानी HI में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, HI में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर HBr, तीसरे नंबर पर HCl, क्योंकि HCl का इन तीनों में मोलर मास सबसे कम है, मोलर मास सबसे कम है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें सबसे कम इन तीनों में, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे कम। तो HF को अगर छोड़ दें तो ऑर्डर ये होगा, HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। अब बात करते हैं HF का जो एटॉमिक मास है वो तो सबसे कम है, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसका कारण भी वही है, HF में होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HI से भी ज्यादा हो जाता है। यहां पर HI का सॉलिड इफेक्ट नहीं लगेगा, HI का जो सॉलिड स्टेट इफेक्ट है वो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में है, वो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं लगेगा। तो यहां पर HI का सॉलिड इफेक्ट तो नहीं लग रहा, यहां पर लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HI से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो यही है, मोलर मास, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये, बस चेंज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट HI का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा है, ये चेंज है बस। बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ आपको पता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे की ओर आने पर इंक्रीज होगी। तो वही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है, सिंपल है। अब ये pKa वैल्यू आपको पता है, जो pKa वैल्यू होती है वो एसिड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतनी कम pKa वैल्यू। तो हमने यहां पर पढ़ा HI का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, यानी HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है।
तो HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसकी पीके वैल्यू सबसे कम। HF वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, वही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। HF वीक एसिड है तो इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीके वैल्यू सबसे कम माइनस में। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीके वैल्यू घट रही है। बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनकी जो हैलाइड्स हैलोजेंस हैं उनकी रिएक्शन। हैलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन सिर्फ दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, एक तो OF2, दूसरा O2F2। ये ऑक्साइड के नाम आपको याद रखने हैं। हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 290 केल्विन, 298 केल्विन। लेकिन OF2 और O2F2 में से जो फ्लोरीन के ऑक्साइड हैं उनमें से सिर्फ रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर OF2 ही स्टेबल होता है, O2F2 रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। These oxides are essentially oxygen fluoride because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen। जो ये ऑक्साइड बनते हैं OF2 और O2F2, जो ये ऑक्साइड हैं ये जनरली कहलाते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन की आपको पता है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से हाई होती है। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर OF2 में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा, ये होगी यहां पर +2 और ये होगी -1। तो देखिए फ्लोरीन के ऊपर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की प्लस में है, तो इसलिए इनको कहते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और ये OF2 और O2F2 दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहेंगे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दूसरे जो एलिमेंट होगा उसको फ्लोरीन प्रोवाइड कराएगा। देखिए O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6। जो O2F2 है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी प्लूटोनियम को फ्लोरीन एटम दे देता है और PuF6 में कन्वर्ट कर देता है। तो O2F2 क्या कर रहा है, प्लूटोनियम को Pu को फ्लोरीन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए कहलाता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। एंड द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। और जो ये रिएक्शन हो रही है जिसमें O2F2 प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करके PuF6 में कन्वर्ट कर रहा है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है, यानी जो न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो जाता है, जिस न्यूक्लियर फ्यूल को खर्च कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, उस न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को निकालने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस न्यूक्लियर फ्यूल की रिएक्शन O2F2 के साथ कराई जाएगी। O2F2 क्या करेगा, प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर हम प्लूटोनियम को PuF6 के रूप में बाहर निकाल लेंगे स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हैलोजन रेंज फ्रॉम +1 to +7। अब फ्लोरीन के तो हमने पढ़ लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो भी ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जिनमें हैलोजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 से +7 तक होती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय हैलोजेंस। तो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स के आधार पर, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक जो फैक्टर हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर यह पता लगाया गया है कि जो हैलोजन ऑक्साइड बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो ये होगा। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम ब्रोमीन। फ्लोरीन की हम बात नहीं कर रहे, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होंगे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं हैलोजन के वो लोअर ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि इनमें अगर हम बात करें, इसमें से जो Cl2O6 होगा वो किससे, ClO2 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये हायर ऑक्साइड है और ये लोअर ऑक्साइड है। तो जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो लोअर ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर पूछ लिया जाए Cl2 और ClO2 और Cl2O6, इनमें पूछ लिया जाए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड कौन है, तो जो हायर ऑक्साइड होंगे जिनमें ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होंगे वो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल।
इसमें ऑक्सीजन के एटम सबसे ज्यादा हैं 7 में, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये, उससे कम ये, और ये सबसे कम ये होगा स्टेबल। तो एक तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। दूसरा, अगर इनमें क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें, एक टाइप के ऑक्साइड की बात करें, तो उनमें जो हायर ऑक्साइड होंगे वो ज्यादा स्टेबल लोअर ऑक्साइड के मुकाबले। ये हायर ऑक्साइड है, ये इन तीनों से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 पॉइंट स्टेबिलिटी के आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O, Cl2O2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड। क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और ये आसानी से एक्सप्लोड कर देते हैं। ClO2 इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से जो ClO2 ऑक्साइड है क्लोरीन का, इसका इस्तेमाल पेपर पल्प के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाएगा और वाटर ट्रीटमेंट में भी ClO2 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें अगर हम इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे कि Cl2O हमारे पास है, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। तो Cl2O में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +K1 होगी। Cl2O में ये ऑक्सीजन के ऊपर -4, 2 2 -4, तो इसके ऊपर +K4 होगी। Cl2O6 में ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है, 6 एटम है तो -12, 2 है तो ये +K6 इसके ऊपर होगी। और Cl2O7 में इसके ऊपर होगी +K7 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि Cl2O7 क्लोरीन के निकालनी है तो क्लोरीन को मान लिया X और इसके 2 एटम है तो 2X प्लस 7 एटम है हमारे पास, ऑक्सीजन के 7 एटम है और एक ऑक्सीजन के ऊपर होती है -2, तो 7 × -2 = 0। तो 2X - 14 = 0, 2X = 14, X = 14 को 2 से डिवाइड करेंगे +K7। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आप इनकी निकाल सकते हैं। द ब्रोमाइड ऑक्साइड Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड मिडिल रो एनोमली एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। जो ब्रोमाइड के ऑक्साइड होते हैं Br2O, BrO2 और BrO3, ये सबसे कम स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड होते हैं और ये सिर्फ लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबसे कम स्टेबल हैं। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लीस्ट स्टेबल है तो आपको पता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे क्योंकि आसानी से ऑक्सीजन दे देंगे। द आयोडीन ऑक्साइड I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसोल्युबल सॉलिड एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जो आयोडीन के ऑक्साइड हैं जैसे कि I2O4, I2O5, I2O7, ये इनसोल्युबल सॉलिड के रूप में होते हैं और ये भी हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं यानी अनस्टेबल होते हैं। I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide। इसमें से जो I2O5 है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका इस्तेमाल कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है किस ऑक्साइड का इस्तेमाल कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किया जाएगा? I2O5। तो ये पॉइंट आपको यहां से निकाल कर नोट कर देना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, हेलोजन की मेटल के साथ रिएक्टिविटी। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। एग्जाम्पल, ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो हेलोजन होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रोमीन की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ करा दे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ब्रोमाइड। जैसे मैग्नीशियम मेटल है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई, MgBr2 मैग्नीशियम का ब्रोमाइड बना। इस तरीके से सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन हमने कराई, क्लोरीन के साथ मेटल है, क्लोरीन के साथ करा दी तो सोडियम क्लोराइड यानी मेटल हैलाइड बना। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड। इंपॉर्टेंट है, जो आयनिक कैरेक्टर होता है, जो ये मेटल के हैलाइड बनेंगे उनका ऑर्डर ये वाला होता है। जो मेटल के फ्लोराइड होंगे उनका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मेटल क्लोराइड का उससे कम, मेटल ब्रोमाइड का सबसे कम और मेटल आयोडाइड का सबसे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो आयनिक कैरेक्टर भी घटता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे MF है, MF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा जिससे नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। इस तरीके से MI की अगर हम बात करें
तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ इतना ज़्यादा नहीं खींच पाता, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं आ पाता। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहां पर जो M है वो मोनोवेलेंट मेटल है। इफ ए मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन वन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो मेटल है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, तो वह हैलाइड जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। किसके मुकाबले? उस हैलाइड के मुकाबले जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 आर मोर कोवेलेंट देन SnCl2, PbCl2, SbCl3, UF4। अगर हम लें SnCl4 और हमें दे दिया जाए SnCl2 और इसमें से पूछ लिया जाए ज्यादा कोवेलेंट नेचर किस में से है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है, एक तो ये मेटल हैलाइड है, इसमें हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस हैलाइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा कोवेलेंट। SnCl4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, SnCl2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इस वाले हैलाइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ये SnCl4 SnCl2 से ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये वाला ज्यादा कोवेलेंट होगा। इसी तरीके से PbCl2 और PbCl4 की बात करें, इसमें Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसमें +2, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ? वह हैलाइड जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। PbCl4 में +4 है तो ज्यादा कोवेलेंट ये हुआ, कम कोवेलेंट ये हुआ। इसी तरीके से इनकी तुलना कर ले, इनकी तुलना कर ले। UF6 में +6, इसमें +4, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ? ये, क्योंकि इसमें +6 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक तो ये आयनिक नेचर, दूसरा इसमें आपको याद रखना है ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। जिस मेटल हैलाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा कोवेलेंट। तो ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कोवेलेंट नेचर वाला, ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं। अगला, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड अदर हेलोजन। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? हेलोजन कंबाइन अमंग्स्ट देमसेल्फ टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड नाउन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये अब आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये इस टाइप के बनाते हैं, XX', XX3', XX5', XX7'। जहां पर जो X है वो तो लार्जर साइज का हेलोजन है और जो X' है वो स्मॉलर साइज का हेलोजन है। जैसे X3', इसमें से जो ये वाला हेलोजन है ये तो लार्जर साइज का हेलोजन है, और जो ये X' है इसमें X' ये स्मॉल साइज का हेलोजन है। एग्जाम्पल ClF3, इसमें से जो क्लोरीन है लार्जर साइज है तो इसको X से डिनोट करेंगे, फ्लोरीन का स्मॉलर साइज है तो इसको X' से डिनोट करेंगे। अब 7.16 एग्जाम्पल, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हेलोजन एग्जिबिट +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सप्लेन। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इसलिए होती है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और दूसरा इसकी वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं होती, तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। जबकि जो दूसरे हेलोजन एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल में प्लस के d ऑर्बिटल, उनके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल होती है, इसके कारण वो अपनी वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर पाते हैं। जैसे फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5, ये जो वैलेंस शेल है 2 वाली, इसमें यहां पर 2pd तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम क्लोरीन की बात करें 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तो जो ये क्लोरीन की यहां पर वैलेंस शेल है, थर्ड वैलेंस शेल, ये वाली शेल, इसके में क्या होता है 3d ऑर्बिटल भी होती है, 3d0, यानी इसमें जीरो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसके पास 3d, लेकिन यहां पर सेकंड ऑर्बिटल में, सेकंड शेल में d ऑर्बिटल तो होती ही नहीं। तो फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस शेल में, बाकी जितने एटम है हेलोजन है उनके पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल भी है, तो वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट को +1 से ज्यादा भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इसलिए इसकी कभी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। एक कंपाउंड होता है HOF, ऑक्सो एसिड फ्लोरीन का। इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस केवल ले ली जाती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है और बहुत ही मुश्किल से बनता है, यानी एक ही बहुत रेयर एक्सेप्शन है, इसमें +1 इसकी ले ली जाती है, बाकी वैसे साइंटिफिकली होती नहीं। इसके अलावा फ्लोरीन की पॉजिटिव स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं हो सकती। अदर हेलोजन है, अब बात होती है ये एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती। अदर हेलोजन हैव डी ऑर्बिटल एंड देयरफॉर कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट एंड शो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे हेलोजन में मैंने आपको बताया वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल भी होती है, तो इसलिए वो अपनी जो ऑक्टेट है उनको एक्सपेंड कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी एक से ज्यादा बना सकते हैं। +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकते हैं। जैसा कि जब हमने ऑक्सीजन स्टेट पढ़ी थी यहाँ पर, ये दूसरे हेलोजन एटम है, ये क्या कर सकते हैं, डी ऑर्बिटल इनके पास है, तो ये क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में तो -1 +1 शो करेंगे। अब ये वाला एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +3। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट हो सकता है तो 5 अनपेयर्ड हो गए तो +5। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकता है तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो +7, यानी डी ऑर्बिटल होने के कारण ये +7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं।